Dear students, today we are going to start a new topic that is known as intermolecular forces. ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या है कि फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं और ये बॉडी एज इट इज है। दूसरी बात, अगर इसके टच में कोई दूसरी बॉडी है या कोई सरफेस है तो उसके पास में अपने मॉलिक्यूल्स होंगे। वो अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगाते ही हैं, साथ ही साथ एक बॉडी के पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स दूसरी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इसकी डेफिनेशन तो ये है कि दिस इज फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो फोर्स सेम बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच है या डिफरेंट बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच है। अगर सेम बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स है तो कोहेसिव फोर्स, और अगर एक बॉडी के मॉलिक्यूल्स दूसरी बॉडी की मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में ही, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर सेम बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स है उसको कोहेसिव बोलेंगे, और अगर डिफरेंट बॉडीज के बीच में है तो उसको एडहेसिव बोलेंगे। लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी ये है, एक तो ये हमेशा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में ही होते हैं, दूसरी बात ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो इन फोर्सेस की वजह से या तो एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक अगर कोई भी बॉडी है तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे रहते हैं ड्यू टू दीज फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस। तो एक टर्म आती है इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी। इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ईच अदर। जैसे एक लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स, वैसे तो कितने भी हो सकते हैं, उनमें से अगर दो का हम एग्जांपल लें कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बिल्कुल सेपरेट करना है, एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग बिल्कुल दूर दूर करना है, तो जो कम से कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उनको सेपरेट करने की, दैट विल बी नोन एज इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी। तो अब जब ये सरफेसेस, ये जो मॉलिकुलर फोर्सेस जो लगता है, जो कोहेसिव फोर्स लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन होती है। सरफेस टेंशन एक्चुअल में क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, एज सच इट बिहेव एज इफ कवर्ड विद स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है कि ये सरफेस टेंशन ही एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड अपना एरिया जो है वो मिनिमम से मिनिमम करना चाहता है, अपना सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या चाहेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, वो एक दूसरे के पास जितना हो सके कम से कम डिस्टेंस पे आना चाहेंगे, और ऐसा अगर वो करेंगे तो फिर उनके बीच में जो गैप है वो सबसे कम होना चाहिए, और वो एक ऐसी शेप बनाना चाहेंगे जिससे कि उनके बीच की दूरी सबसे कम हो जाए। ऐसा अगर होगा तो बाहर से बाहर वाला पार्टिकल भी अंदर की तरफ आना चाहेगा, तो उस सिचुएशन में ओवरऑल क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ दैट लिक्विड विल ट्राई टू मेक मिनिमम पॉसिबल। तो मिनिमम सरफेस एरिया किस चीज़ का होता है, मिनिमम होता है स्फीयर का। अगर आप एक सेम मटेरियल ले लो, उस मटेरियल से एक बार एक स्फीयर की शेप बनाओ, एक बार आप उससे एक रेक्टेंगल बनाओ, फिर ट्रायंगल बनाओ, तो अगर सेम मास है या सेम डेंसिटी है, मटेरियल कहने का मतलब सेम है, आप अलग अलग शेप बनाओ तो स्फेरिकल जो सरफेस बनाओगे वो जो एरिया होगा दैट विल बी मिनिमम।
इसीलिए इस कोहेसिव फोर्स की वजह से हर कोई ऑब्जेक्ट या लिक्विड की ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल फोर्स स्फेरिकल शेप की होती है, क्योंकि लिक्विड की जो ड्रॉप है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं विच इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, और उस कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन जनरेट होती है। और सरफेस टेंशन का मतलब है कि लिक्विड के द्वारा अपनी ही सरफेस को अपनी तरफ खींचना। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ। तो ये सरफेस टेंशन और वैसी जो टेंशन होती है इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हम अभी तक जो टेंशन के बारे में स्टडी किया है वो था फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ की, जो सरफेस के ऊपर जो यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया गया है मॉलिक्यूल्स के द्वारा उसको मिनिमम करने के लिए, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ ए लाइन इमेजिन टू बी ड्रॉन टेंजेंशियली anywhere on free surface of the liquid at rest. It at right angle to this line on both sides and along tangent to the liquid surface. तो सरफेस टेंशन की वजह से और क्या हो सकता है, सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी लिक्विड के अंदर कोई हल्की चीज जैसे पतली सी लोहे की पिन है उसको अगर आप डालो तो वो तैरती रहती है, डूबती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स तो खुद के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचते हैं और उनके ऊपर एक इस तरीके से परत सी बन जाती है कि उस परत को तोड़ के ही वो पिन नीचे जा सकती है। तो उस पिन का वेट कम होता है, इस वजह से वो नीचे की तरफ नहीं जाती, डूबती नहीं। उस सरफेस टेंशन की वजह से जो एक परत ऊपर बनी हुई है उसको वो तोड़ नहीं सकती। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी ऑफ ए गिवन लिक्विड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ गिवन एरिया ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये अभी जो मैंने बताया कि ऊपर जो एक पानी के ऊपर एक परत खुद की मटेरियल की ही जो बनी हुई है उसको तोड़ के वो पिन नीचे की तरफ नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या है कि उसको कुछ काम करना पड़ेगा, उसको अगर उस वाटर से नीचे जाना है ऊपर वाली परत से और नीचे बैठना है तो उसको कुछ काम करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सरफेस एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड, चाहे वो वाटर है चाहे कोई भी चीज है। अब दूसरा, अगर हम किसी लिक्विड की ड्रॉप बनाते हैं या बबल बनाते हैं या जेट बनाते हैं तो कितना एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसी शेप बनाई है, और जैसी भी आप शेप बनाओगे, जैसे हमने एक लिक्विड की ड्रॉप बनाई, इसका मतलब क्या है, लिक्विड की ड्रॉप के अंदर भी प्रेशर है और लिक्विड की ड्रॉप के बाहर भी प्रेशर है। तो दोनों सरफेसेस के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, और वो काम किसके अगेंस्ट करना पड़ता है, सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। और वो जो काम करना पड़ेगा उस वर्क डन के बराबर अगर हम उसमें एनर्जी दे देंगे तो किसी लिक्विड की हम या तो ड्रॉप बना सकते हैं या जेट बना सकते हैं या बबल बना सकते हैं। तो मान लिया मुझे एक लिक्विड की ड्रॉप बनानी है, तो लिक्विड की ड्रॉप बनाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, फोर्स निकाल सकता हूँ जो मैंने एक्सेस प्रेशर लगाया इनटू एरिया लगा के, और वर्क डन या डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो उसकी रेडियस को इंक्रीज किया मैंने। तो एक लिक्विड की ड्रॉप को बनाने के लिए डिस्प्लेसमेंट तो बन गया उसकी रेडियस में जो आपने इंक्रीज किया, और फोर्स निकाल लिया एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप क्या आ जाएगा, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। तो जब हम अगर बात करें इक्विलिब्रियम की तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सेस प्रेशर फोर्स
तो एक्सेस प्रेशर फोर्स किसके बराबर होगा, प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट, जो उस एक्सेस प्रेशर फोर्स ने काम किया। और उसको हम इक्वेट कर देंगे किससे, उसको इक्वेट कर देंगे ये जो आपने एरिया को इंक्रीज किया है उससे। तो वहाँ से जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो एक्सेस प्रेशर आ जाएगा 2 इंटू में सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस 2 सिग्मा बाई आर। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये ड्रॉप कैसे बनाते हैं, बबल कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे कितना ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, ये मैं डिराइव करके आपको दिखाऊंगा।